अस्सलाम। अच्छा जी, अब आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। इसमें जी दिस चैप्टर डील्स विद टू मेजर एरियाज ऑफ फिजिक्स, नेमली पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। हमने जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स और ग्रेविटेशनल वेव्स की जो है वो पोलराइजेशन को डिस्कस करना है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहला टॉपिक है जी, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि लाइट जो है वो जो बल्ब से या कैंडल से या किसी भी चीज से या सनलाइट से जो भी लाइट जो है वो जब सिस्टम से निकलती है तो वो जो है वो चारों जानब में जो है वो बराबर तौर पर जो है वो फैलती है। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि उसने जो है वो उस लाइट को जो है वो बाकी सारे सम्मत से जो है वो रोककर सिर्फ एक ही सम्मत की में सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है वो उसका बहाव करवाना होता है। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। Say physical optics with reference to polarization deals with the behavior of light waves and their interactions with matter। तो हमने जो है वो इसमें लाइट वेव्स और उसका जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्शन को डिस्कस करना है। अच्छा जी, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स जो पिछले चैप्टर के अंदर जो है वो हमने देखे थे, तो उनके अंदर हमने क्या देखा था। अब उसके अंदर वेव जो है वो आपस में मिल रही थी और वहां पर जो है वो डिफ्रैक्शन हो रही थी, वो एडजेस के बाद जो है वो फैल रही थी। तो उसको जो है वो वहां से क्या साबित हो रहा था कि ये जो लाइट है उसकी कौन सी नेचर है जी, वेव नेचर है। प्रूव द वेव नेचर ऑफ द लाइट। अच्छा, ये तो हमने वहां से जो है वो देख लिया था कि जो लाइट है उसकी जो है वो नेचर वेव है। लेकिन हमको ये समझ नहीं आई थी कि ये जो लाइट है ये जो है वो ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो है वो क्या फ़र्क होता है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर जो है वो जिस समत में हमने उस वाइब्रेशन करवाई है मीडियम के पार्टिकल्स की, और जो वेव जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, अगर उनके दरमियान जो है वो 90 का जो है वो फेज डिफरेंस हो, तो उसको बोलते हैं जी ट्रांसवर्स वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर जो है वो उनके दरमियान जो है वो फेज डिफरेंस जो है वो सिर्फ जीरो का होता है। अच्छा, these phenomena, however, do not tell us whether the light waves are longitudinal or transverse. Polarization of light suggests that the light waves are transverse in character। जब जो पोलराइजेशन है जिसको हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस सारे चैप्टर के अंदर, तो वो हमें क्या बताता है कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। अच्छा, ये इन ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स such as produced in a stretched string, the vibrations of the particles of the medium are perpendicular to the direction of propagation of waves। अब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, जिस तरह जो है वो हमने स्ट्रेचड स्ट्रिंग के अंदर जो है वो देखा था कि हमने जो है वो एक रस्सी को जो है वो ऐसे पकड़कर जो है वो ऊपर नीचे हरकत दी है, लेकिन वेव जो है वो सामने की तरफ 90 डिग्री के फेज शिफ्ट पर ट्रांसफर हो गई है। तो उससे हमें जो है वो क्या पता चलता है कि वेव की जो नेचर है वो लाइट वेव की नेचर जो है वो इसी बेसिस पर हम जो है वो कह सकते हैं कि जो लाइट वेव है उसकी नेचर भी क्या है जी, ट्रांसवर्स है। अब यहाँ पर जो है वो जैसे ये रस्सी की एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने जो है वो इसको ऊपर नीचे घुमाया या टू एंड फ्रो इसको जो है वो मोशन दी है आगे पीछे, लेकिन वेव जो है वो सामने की जानब जो है वो 90 डिग्री के फेज शिफ्ट पर जो है वो ट्रांसफर हो गई है, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। तो ये जो वेव है 90 डिग्री के फेज शिफ्ट पर जा रही है, इसलिए ये कौन सी है जी, ट्रांसवर्स वेव्स। The vibrations can be confined along vertical, horizontal or any other direction। तो कोई भी डायरेक्शन हो ये जो है वो ट्रांसवर्स रहेंगी। In each of these cases, the transverse mechanical wave is said to be polarized। अच्छा जी, the plane of polarization is the plane containing the direction of vibration of the particles of the medium and the direction of propagation of waves। अब plane of polarization का क्या मतलब है कि हमने वेव को जो है वो लाइट वेव को या जो स्ट्रिंग की बात हो रही है कि हमने जो है वो उसको किस सम्मत में हरकत दी, यहाँ से हमने जो है वो उसको किस सम्मत में जो है वो हरकत दी, और हरकत देने के बाद जो है वो वेव जो है वो ट्रांसफर किस सम्मत में हुई, एनर्जी जो है वो किस सम्मत में जो है वो ट्रांसफर हुई, हमने किस सम्मत में हरकत दी और किस सम्मत में जो है वो एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो ये जो है वो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। आ लाइट वेव प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग द चार्ज कंसिस्ट ऑफ ए पीरियोडिक वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई accompanied बाय द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एट राइट एंगल्स टू इट। अच्छा जी, अब जो लाइट ट्रांसमिट होती है तो उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों होते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे है
ये जो है वो एक वेव है, ये उसका जो है वो एक्स एक्सिस, ये उसका जो है वाई एक्सिस, फिर ये एक्स एक्सिस, और फिर ये जो है वो जेड एक्सिस होते हैं। अब ये जो जेड एक्सिस होते हैं, ये जो है वो असल में सामने की जानब, यानी जिस तरफ लैपटॉप के सामने मैं बैठा हूँ तो मेरी तरफ होता है। तो अब उसको जो है वो हम ड्रा तो कर नहीं सकते सामने की तरफ, तो उसको जो है वो हम ऐसे यहाँ पर जो है वो एक लाइन खींच देते होते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जो है वो ऐसे हरकत करता हुआ आगे की जानब जा रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप समझे कि जो है वो मेरी जानब जो है वो इस तरफ हरकत करता हुआ आ रहा है, तो उसको हम जो है वो यहाँ पर जो है वो ऐसे जो है वो उसको शो करवाते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोई भी वेव जो होती है तो उसके जो है वो हर समय जो है वो कोई भी ऑर्डिनरी जो सनलाइट है या बल्ब की लाइट है, तो वो जो है वो हर समय में अपनी वाइब्रेशंस को इमिट कर रही है। अब यहाँ से अगर हम लाइट वेव को देखें, तो ये एक बल्ब है जिसकी रोशनी जो है वो चारों तरफ जो है वो बराबर फैलती जा रही है। अच्छा जी, तो उसके जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फैलते जा रहे हैं। ऑर्डिनरी लाइट एज कंपोनेंट्स ऑफ वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, तो जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है वो जो है वो हर समय में बराबर फैलती हुई जा रही है। सच लाइट इज अनपोलराइज्ड। अब इस लाइट को क्या बोलते हैं? अनपोलराइज। अब पोलराइजेशन में क्या होता है कि लाइट जो है वो सिर्फ एक ही सम्मत में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हरकत कर रही होती है। तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ये तो हर सम्मत में सफर कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं जी अनपोलराइज्ड लाइट। ऑन द अदर हैंड, इफ द वाइब्रेशंस आर कन्फाइंड ओनली इन वन प्लेन, अगर जो है वो वाइब्रेशन जो है वो सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर जो है वो हो रही हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही हो, द लाइट इज सेड टू बी पोलराइज्ड, तो फिर जो है वो लाइट पोलराइज्ड होती है। अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो ये फिगर में दिखाई हुई है। अच्छा जी, एग्जांपल्स ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट सोर्सेज आर सनलाइट, इनकंडेसेंट लाइट बल्ब्स, फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स, लाइट फ्रॉम ए कैंडल आर फायर। पोलराइजेशन की आगे जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है। पोलराइजेशन इज द प्रोसेस by which the electric and magnetic vibrations of light waves are restricted to a single plane of vibration। अब जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशंस हो रही हैं वो जो है वो सिर्फ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की तरफ जो है वो हरकत करेंगी। It is the property exhibited only by transverse waves such as light waves. It does not occur for longitudinal waves such as sound waves। तो ये जो है प्रॉपर्टी पोलराइजेशन की, ये जो है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर, जिनके अंदर एंगल का जो डिफरेंस जो है वो 90 आता है, सिर्फ उनके अंदर एग्जिस्ट करती है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जिनके अंदर जो है वो फेज डिफरेंस जीरो होता है, या वो जो है वो पैरेलल होती है, वहां पर जो है वो ये पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती। तो इस तरह का अगर एमसीक्यू भी आता है तो उसमें जो है वो पूछा जाता है कि साउंड वेव्स क्या पोलराइजेशन जो है वो उनके अंदर जो वो पोलराइजेशन की बिलिटी हो सकती है, तो इसका सिंपल सा आंसर है जी नो, नहीं हो सकती। बाकी जो लाइट है और माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स, उनके अंदर जो है वो हो सकती है। अच्छा, हाउ एन अनपोलराइज्ड लाइट बी पोलराइज्ड। अब देखें, हमारे पास जो बल्ब है तो उसकी रोशनी तो हर जगह फैल रही है, लेकिन हम पोलराइजेशन में किस क्या बात कर रहे हैं कि उसको हमने जो है वो सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर जो है वो ट्रांसफर करना है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करना है। तो फिर जो है वो जो अनपोलराइज्ड लाइट होगी उसको हम जो है वो कैसे पोलराइज्ड बनाएंगे, यहाँ पर वो वाला तरीका बताया गया है। An unpolarized light can be made polarized by the following method। तो यहाँ पर जो है वो तीन मेथड है। सबसे पहला क्या है जी, कि उसको हम जो है वो किसी पोलराइजिंग फिल्टर से गुजार दें, या फिर जो है वो उसको पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर से गुजार दें। और तीसरा क्या है जी, इम्प्लॉइंग सर्टन इन ऑप्टिकल क्रिस्टल्स और मटेरियल्स, हम जो है वो लाइट के दरमियान जो है वो कुछ इस तरह का कोई मटेरियल ही ऐसा इस्तेमाल कर लें, कोई ऐसा क्रिस्टल या मटेरियल, वो जो है वो लाइट को अनपोलराइज से पोलराइज में चेंज कर देगा। अच्छा, द मोस्ट कॉमन मेथड बाय विच एन अनपोलराइज्ड लाइट कैन बी पोलराइज्ड इज बाय पासिंग इट थ्रू अ पोलराइजिंग फिल्टर। अच्छा, जो मोस्ट कॉमन मेथड है उसमें यही है कि हमें जो है वो एक लाइट मिलती है, हम उसको जो है वो पोलराइजेशन फिल्टर में से गुजारते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक लाइट, जो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये जो है वो हर सम्मत के अंदर जो है वो हरकत करती हुई जा रही है। तो जब ये इस पोलराइजेशन फिल्टर में से गुजरती है, तो इसमें से गुजरने के बाद अब क्या होता है, बाकी जितनी भी डायरेक्शंस थी उन सारी डायरेक्शंस को ये जो है वो ब्लॉक कर देता है, और सिर्फ वो डायरेक्शन जो इस पोलराइजेशन फिल्टर के साथ जो है वो पैरेलल हो, सिर्फ उसको जो है वो गुजरने की इजाज़त देता है। जैसे कि ये पोलराइजेशन जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। अब जितनी भी वेव्स थी इसने बाकी सारी को, ये वाली जो दो थी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को जो है वो इसने ब्लॉक कर दिया, और सिर्फ ये वाली
जो उस पोलराइजेशन फिल्टर के साथ पैरेलल डायरेक्शन में थी, तो उसको जो है वो उसने सिर्फ यहाँ से जो है वो गुजरने की इजाज़त दी है, बाकी सभी को ब्लॉक कर दिया है। तो अब अनपोलराइज्ड लाइट में क्या था कि उसमें जो है वो हर समय जो है वो लाइट ट्रांसफर हो रही थी। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है जी, सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रही है। तो इस तरह जो है वो पोलराइजेशन फिल्टर की मदद से जो है वो हमने अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजेशन में जो है वो चेंज अप कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो वही बातें तो बताई हुई थी। यहाँ पे डेफिनेशन है, द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई ऑफ लाइट वेव्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब हमने जो है वो लाइट जो है वो उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जो है वो चेंज कर दिया है, इसको बोलते हैं जी इज द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन। ये जो है वो पोलराइजेशन होती है। अच्छा, बाकी इसकी जो है वो तीन टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन है, लीनियर है, सर्कुलर है, एलिप्टिकल है। ये वाला टॉपिक तो वैसे तो जो है वो आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इजी सा है, तो हम जो है वो यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, और ये जो है वो वाई डैश है। तो यहाँ पर व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स इन ए सिंगल प्लेन, तो वो जब वो जो है वो सिंगल प्लेन के अंदर हरकत करता हुआ जा रहा है एक्स प्लेन में, तो फिर जो है वो उसको हम बोलते हैं जी लीनियर पोलराइजेशन। और सर्कुलर, फिर जो है वो यहाँ पर सर्कुलर की बात की गई है। फिर यहाँ पर जो है वो एलिप्टिकल की बात की गई है। एलिप्टिकल कौन सी होती है, जो अंडे की शेप की जो है वो होती है, उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो है वो एक सिरा थोड़ा सा ज्यादा होता है और एक जो है वो थोड़ा सा कम होता है। तो ये जो है वो एलिप्टिकल पोलराइजेशन होती है, जिसमें ई एक्स जो है वो ई वाई के बराबर नहीं होता। तो ये जो एलिप्टिकल पोलराइजेशन है, ये जो है वो ऊपर वाली दोनों लीनियर और सर्कुलर जो है वो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही जो है वो बन रही होती है। अच्छा जी, अब आगे प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पोलराइज्ड लाइट हमने बनानी है, वो जो है वो कैसे बनती है। द लाइट emitted by एन ऑर्डिनरी इनकंडीशेंट बल्ब इज अनपोलराइज्ड। वही बात जो है वो बार बार की जा रही है कि एक बल्ब जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट देता है, तो फिर जो है वो हम उसको जो है वो कैसे पोलराइज में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो वही चीज़ें बताई हुई हैं कि ये जो था यहाँ पर जो है वो आप समझे कि एक बल्ब लगा हुआ था, उसने जो है वो इस ये जो लाइट यहाँ से ये जो लाइट वेव है, अब ये सिंगल प्लेन में तो नहीं है, ये तो टू डायमेंशनल प्लेन में है, एक्स में जो और वाई में। तो अब अगर वो सिर्फ टू डायमेंशन में है, अगर वो सिर्फ दो डायमेंशंस की जानब जा रहा है, अगर सिर्फ दो प्लेन्स में जा रहा है, तो फिर भी वो जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट ही होगा। पोलराइज में क्या है, सिर्फ हमारे पास जो है वो सिर्फ एक सम्मत हो गई, या सिर्फ एक प्लेन हो गई। अच्छा, ये जो है वो पोलराइज लाइट है, ये जो है वो फिर पोलराइजेशन फिल्टर में से गुजरेगी। तो पोलराइजेशन फिल्टर में से गुजरने के बाद क्या होगा, जो उसके साथ जो है वो हॉरिजॉन्टल, जो उसके साथ जो है वो पैरेलल होगी, उसको वो गुजार देगा, बाकी सभी को जो है वो ब्लॉक कर देगा। और यहाँ पर उन्होंने जो है वो एक और पोलराइजेशन फिल्टर भी लगाया हुआ है, तो उससे गुजरने के बाद भी जो है वो सेम वही रिजल्ट्स आते हैं कि वेव जो है वो आगे से सिर्फ जो है वो वही ट्रांसफर होती हैं जो उसके साथ जो है वो पैरेलल पोजीशन के साथ होती हैं। अच्छा, अब ये वाले जो हमारे पास लगे हुए हैं, अगर जो है वो हम इसकी थोड़ा सा डायरेक्शन को जो है वो उल्टा कर दें, या उसको थोड़ा सा जो है वो नीचे की जानब झुकाना शुरू करें, थोड़ा सा अगर हम जो है वो इसको रोटेट करना शुरू करेंगे, तो ये जो लाइट वेव्स जो यहाँ से ट्रांसफर हो रही थी, तो ये तो जो है वो उसकी डोमेन के साथ जो है वो पैरेलल में होनी चाहिए। तो अगर वो पैरेलल में नहीं रहेंगी, तो फिर ये जो लाइट वेव्स जो यहाँ से ट्रांसफर हो रही थी, वो जो है वो मध्यम होना शुरू होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके ट्रांसफर होने, क्योंकि ये है पोलराइजर, तो इसने कौन सी लाइट को गुजारना है, जो उसके साथ पैरेलल में होगी। तो अब ये वाली लाइट पैरेलल में है, उसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर हो गई है। तो ये दोनों जो जो है वो परपेंडिकुलर में, और वो जो है वो हॉरिजॉन्टली होगा, तो कोई भी लाइट जो है वो हमें आउटपुट में नहीं मिलेगी। अच्छा जी, यही छोटी छोटी बातें जो है वो इस टॉपिक में शामिल थी। इसके बाद है जी पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, ये टॉपिक थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। 1808 मोलेसिस डिस्कवर्ड दैट पोलराइज लाइट इज obtained व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। तो यहाँ पर जो है वो एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास जो है वो रखी हुई है, उसके साथ लाइट, इंसिडेंट लाइट जो है वो आकर जो है वो इसके साथ टकराएगी। उसके बाद उसमें से कुछ जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
अच्छा जी, इस एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो यही बताया गया कि ये जो इंसिडेंट लाइट यहाँ पर आकर इस गिलास के साथ जो है वो टकराएगी, तो टकराने के बाद कुछ जो है वो रिफ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, जब अब इसमें क्या बताया गया, इफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज व्यूड थ्रू अ पोलराइड विच इज स्लोली रोटेटेड अबाउट द लाइन ऑफ विजन, द लाइट इज पार्टिकुलरली एक्सटिंग्विश्ड एट ए सर्टन ओरिएंटेशन ऑफ द पोलराइड। वो कह रहे हैं कि जो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वहां पर हमने जो है वो एक पोलराइजर लगाया हुआ है, जिसको जो है वो हमने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। तो जो जो यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई थी वो यहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो इसके जो भी जो है वो उसकी डायरेक्शन के साथ पैरेलल में होगी, तो वो जो है वो वहां से ट्रांसफर हो जाएगी और हमको जो है वो पोलराइजेशन वाली लाइट जो है वो मिल जाएगी, जिसकी सिर्फ जो है वो एक ही सिंगल डायरेक्शन होगी। अच्छा जी, द मोस्ट सुटेबल एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज अबाउट 57 फॉर ग्लास फॉर विच रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स ए प्लेन पोलराइज्ड। अब अगर जो है वो इंसिडेंट लाइट जो यहाँ से पड़ रही है, अगर उसका एंगल होगा 57, तो ये जो है वो आप समझे कि मोस्ट फेवरेबल फेवरेबल एंगल है। ये वाले इस एंगल से जब जो है वो हम ट्रांसफर करेंगे, इंसिडेंट लाइट जो है वो आएगी, तो उस वक्त जो है वो जो हमें लाइट मिलेगी वो जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो ही जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट की आउटपुट में जो है वो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही मिलेगी, एज इलस्ट्रेटेड बाय रे डायग्राम इन फिगर है। अच्छा, दिस प्रूव्स दैट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ग्लास इज प्रैक्टिकली प्लेन पोलराइज्ड। अब ये वहां पर जो है वो आउटपुट में हमें जो डायग्राम मिल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि लाइट वेव्स अगर वो 57 के एंगल से जो है वो इंसिडेंट उसके ऊपर जो है वो पड़ती है, तो फिर जो है वो जो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो सारी पोलराइज्ड होगी। लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द surface if the table becomes darker when viewed through a rotated polaroid showing that it is partially plane polarized। अब वही बात जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, अगर हम जो है वो इस पोलराइजर को थोड़ा सा जो है वो रोटेट करवाना शुरू कर देंगे, तो ये जो है वो मध्यम होना शुरू हो जाएगी। और अगर ये जो है वो इस लाइट के साथ जो है वो बिल्कुल आ जाएगा परपेंडिकुलर में, तो फिर जो है वो वहां पर कोई भी लाइट जो है वो हमें नहीं मिलेगी। अच्छा जी, आगे है जी ब्रूस्टर्स लॉ। द पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन a transparent medium when the reflected light is almost plane polarized is called the polarizing angle। अब वो कह रहे हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ग्लास के ऊपर या मीडियम के ऊपर जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज्ड। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो सारी की सारी जो है वो पोलराइज हो जाए, इस कॉल्ड द पोलराइजिंग एंगल। अब साफ ज़ाहिर है वो वाला इंसिडेंस एंगल जिसके ऊपर जितनी भी हमने लाइट ट्रांसफर की थी वो सारी की सारी जो है वो पोलराइजेशन में जो है वो चेंज हो जाए, तो वो कौन सा एंगल होगा जी? पोलराइजिंग एंगल। Let a beam of unpolarized light be made incident on the surface of medium 2 as shown in the figure। अब वही जो है वो डायग्राम भी बिल्कुल सेम वही है कि एक जो है वो मीडियम वन जो है वो यहाँ से आप देखें कि ये जो है वो मीडियम वन है, ये जो है वो एयर है। अब यहाँ से जो है वो लाइट आ रही है, यहाँ पर आकर जो है वो टकराएगी, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये वाली लाइट जो यहाँ पर आकर टकराएगी, अगर ये 57 के एंगल से जो है वो इंसिडेंट लाइट आ रही है, तो 57 के एंगल से आने के बाद जो है वो क्या होगा, ये वाली लाइट जो है वो यानी इसका जो है वो एंगल जो है वो 57 होना ज़रूरी है इंसिडेंट लाइट का। तो जब इसका एंगल जो है वो 57 होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमें मिलेगी वो जो है वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी। अच्छा, लेट अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो फिगर में दिखाई दी गई है। इफ द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट इज ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज्ड, अगर जो है वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है, देन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर एट द पोलराइजिंग एंगल आई इज इक्वल टू थीटा पी। अब वो कह रहे हैं ये जो है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, अब जब ये वाला एंगल 57 होगा, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। अब इस ये रिफ्रैक्टेड लाइट और ये जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट, तो जब इनके दरमियान जो है वो ये वाला एंगल जो है वो 57 बन जाएगा, तो फिर जो है वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल जो है वो थीटा पी, ये आई जो है वो इंसिडेंट लाइट का एंगल, और ये जो है वो थीटा पी जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल, वो दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे जब इन दोनों के दरमियान रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टर के दरमियान एंगल जो है वो 90 बन जाए।
अब ये वाला एंगल जो इंसिडेंट लाइट का है वो 57 होगा, और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा जी 90। जब ये 90 हो जाएगा तो वो दोनों एंगल जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हमने कहा कि जी ये जो है रिफ्लेक्टेड वाला थीटा पी और ये जो है रिफ्रैक्टेड वाला थीटा आर इज इक्वल टू 90। तो जो थीटा आर है इधर ही रहेगा, थीटा पी जो है वो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है जी, n1 साइन थीटा एंड n2 साइन थीटा जो है वो 2, n1 साइन थीटा 1 और n2 साइन थीटा 2। तो यहाँ पर जो है वो थीटा हमने जो है वो ये रिफ्लेक्टेड वाला और ये जो है वो रिफ्लेक्टेड वाला, रिफ्लेक्टेड के लिए जो है वो थीटा पी और रिफ्लेक्टेड के लिए जो है वो थीटा आर आ जाएगा। तो n1 साइन थीटा पी और n2 साइन, अब जो थीटा आर है इसकी वैल्यू हमने जो है वो यहाँ से निकाली है, वो हो जाएगा जी 90 माइनस थीटा। अब ये जो एंगल है साइन 90 माइनस थीटा पी, तो ये जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो आप लोगों ने इस तरह के फार्मूले देखे होंगे। साइन पी, ये फार्मूला क्या बना है जी, साइन पी माइनस क्यू। तो इसका फार्मूला जो होता है जो हो जाएगा साइन पी कॉस क्यू माइनस कॉस क्यू माइनस कॉस पी साइन क्यू। तो ये जो है वो यहाँ से हम निकालेंगे जी साइन 90 और कोस थीटा पी माइनस कोस 90 और जो है वो साइन थीटा पी। तो ये जो है वो यहाँ से एक साइन 90 जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से जो है वो कॉस थीटा पी हमारे पास आ जाएगा, और दूसरा माइनस में जब हम लिखेंगे वहाँ पर आ जाएगा जी कॉस 90 एंड साइन थीटा पी। तो कॉस 90 जो है वो 0 के बराबर होता है, जो दूसरी टर्म है वो जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। ये फार्मूला आप लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा होगा, साइन पी माइनस क्यू वो किसके बराबर होता है, साइन पी कॉस क्यू माइनस कॉस पी साइन क्यू। तो ये जो है वो उसी फार्मूले के जरिए से जो है वो इसको यहाँ पर ओपन किया गया है। तो ये जो है वो साइन 90 माइनस थीटा पी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, अभी साइन 90 जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, साइन पी माइनस साइन पी कोस थीटा पी। तो ये वाला कॉस थीटा पी जो है वो वैसे ही हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, और जो दूसरी टर्म है उसमें कॉस 90 0 हो जाएगा, तो वो वाली सारी टर्म वैसे ही 0 हो जाएगी। अच्छा जी, अब साइन थीटा पी ओवर ये कॉस थीटा पी इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया, ये n2 है और n1 इधर आके जो है वो डिवाइड हो गया। अब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है जी, टेन थीटा के। टेन थीटा पी किसके बराबर आ गया जी, n2 ओवर n1। अब n1 और n2 यहाँ पर क्या है, ये हैं जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द एयर एंड द मटेरियल। अब n1 हमारे पास क्या था, वो जो एयर थी यहाँ से जो है वो इंसिडेंट लाइट आ रही थी, और n2 हमारे पास क्या है, वो वाला मीडियम है जिसके साथ जो है ये वाली इंसिडेंट लाइट जो है वो आकर टकराई है। तो यहाँ पर जो है वो इसका n2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्लास का वो 1.52 होता है, शायद वो टेबल में गिवन होगा। अच्छा, दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रियूस्टर्स लॉ। ये वाली इक्वेशन जो हमने कलेक्ट की है आखिर में, इसको बोलते हैं ब्रियूस्टर्स लॉ। इन दिस इक्वेशन n1 is a refractive index of medium 1 and n2 is a refractive index of medium 2 if medium 1 is air। अब ये वाला जो n1 है वो अगर एयर होगा, तो अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है जी 1। देन इक्वेशन बिकम्स टेन थीटा पी इज इक्वल टू एन। तो फिर ये टेन थीटा पी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, सिंपली यानी कि कैसे, बिकॉज n1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब 1 आ जाएगा तो नीचे वाली टर्म तो जो है वो वैसे 1 हो जाएगी, एंड n2 की जगह पर जो कोई भी मटेरियल होगा उसकी जगह पर फिर हम जो है वो जर्नली n लिख लेंगे, क्योंकि n2 जहाँ पर ग्लास था तो फिर जो है वो हमारे पास मटेरियल एक ही बच गया, तो जिस मटेरियल के ऊपर वो जाकर स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ पर वही जो है वो मटेरियल आ जाएगा, tan थीटा पी इज इक्वल टू n। अच्छा, ये n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट। ये वही बात है कि ये वही मीडियम है जिसके ऊपर लाइट जो है वो आकर पड़ रही है। अच्छा जी, Hessenberg Eustace proved that the tangent of the angle of polarization is numerically equal to the refractive index of the medium when medium 1 is in air। अच्छा, तो ब्रूस्टर्स लॉ यही कहता है कि ये जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट का अगर हम टेन एंगल लें, अगर हम उसका टेंजेंट लें रिफ्लेक्टेड लाइट थीटा पी का, अगर हम टेन एंगल या उसका अगर हम टेंजेंट लें तो वो किसके बराबर आ जाता है, उस मीडियम के जिसके ऊपर लाइट ने आके इंसिडेंट किया है। इफ
अगर जो मीडियम वन जो है वो एयर हो, यानी जिससे वो जो है वो ट्रांसफर हुई है, अगर मीडियम वन एयर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर जो है वो उस मीडियम की वैल्यू भी जो है वो आ जाएगी, यहाँ से लाइट जो है वो पहले ट्रांसफर हुई थी। अच्छा, इन ब्रूस्टर्स लॉ द एंगल थीटा पी फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 बिटवीन देम इज आल्सो कॉल्ड द ब्रूस्टर्स एंगल। वो वाला ये जो है वो टेन थीटा पी हमने जो है वो यहाँ पर देखा था, टेन थीटा पी, ये वाला थीटा पी और थीटा आर ये दोनों भी जो है वो बराबर होते हैं। अच्छा, इन दोनों के आपस में इन दोनों के दरमियान एंगल 90 बनता है, लेकिन ये जो थीटा पी थीटा आर ये इंसिडेंट एंगल ये सारे जो है वो बराबर होते हैं। अच्छा जी, अब थीटा पी और थीटा आर जो है वो यहाँ पर जो है वो हमारे पास बराबर आ जाते हैं, तो इसको जो है वो ये जो थीटा पी है इसको हम जो है वो थीटा बी का नाम देते हैं, यानी बी ब्रूस्टर से। तो इसको जो है वो हम थीटा बी का नाम दे देते हैं, यानी ब्रूस्टर्स एंगल। तो फिर जो है वो ये टेन थीटा बी किसके बराबर आ जाता है, एन के, जब एन वन क्या हो जी, एयर, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो वन होती है। अब आगे छोटी सी एग्जांपल है, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ प्लेट ऑफ अ ग्लास विद ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा जी, अब ग्लास का यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने बताया जी √3 एट द पोलराइजिंग एंगल, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव ऑफ द लाइट। अगर हमने जो है वो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी थीटा आर कैलकुलेट करना है, तो है ना, मैं यहाँ पर बताया हुआ है √3 है, थीटा आर हमने कैलकुलेट करना है, तो टेन थीटा बी जो है वो एन के बराबर है, तो थीटा बी इधर ही रहेगा, टेन इनवर्स जो है वो दूसरी तरफ जाकर हमारे पास ये निकल आया जी 60। तो थीटा आर किसके बराबर हमने जो है वो शुरू में देखा था कि ये वाला जो रिफ्रैक्टेड एंगल है थीटा आर, और ये वाला जो रिफ्लेक्टेड एंगल है थीटा पी। तो ये दोनों का अगर हम सम लें, थीटा पी प्लस थीटा आर जो है वो टोटल 90 के बराबर होता है। तो वही जो है वो चीज़ जो है वो यहाँ पर यूज़ की गई है, जो थीटा आर है वो आ जाएगा। अब ये वाला इधर जमा हो रहा था थीटा पी प्लस थीटा क्यू, तो वो जो है वो 90 के बराबर था, ये जो है वो इस तरफ आकर जो है वो माइनस हो गया, 90 माइनस थीटा बी। तो ये वाला थीटा बी की वैल्यू जो है वो जो हमने निकाली है वो यहाँ पर हम जो है वो उसको माइनस कर देंगे। अच्छा जी, अब आगे है मेलिसिस लॉ, तो ये हम जो है वो कल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।